कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। आज वो दिन था जब ऋषभ को दिल्ली जाना था। सुबह से ही अनीता जी उसे बहुत कुछ समझा रही थी, जैसे वहाँ जाकर रोज कॉल करना, अपने खाने का ध्यान रखना, पढ़ाई करना, लेकिन साथ में अपनी नींद भी पूरी करना और ऐसी बहुत सी बातें वो उसे समझा रही थी। तभी बीच में समर, माँ वो सब कुछ समझ गया और हमें अब थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना है, इसीलिए आपका जो मिलाप सेशन बाकी है वो अभी से स्टार्ट कर दो ताकि निकलने के टाइम तक वो खत्म हो जाए। समर की यह बात सुनकर उसकी माँ ने उसे घूरा। समर, अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। ध्वनि ऋषभ के गले लगकर, भाई मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ऋषभ उसके माथे को चूमते हुए, मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगा। ऋषभ बारी बारी से सबके गले लगता है। आखिर में वो देव को गोद में उठाकर उसके गाल पर किस करते हुए, छोटू मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। देव, चाचू आप कब वापस आओगे? ऋषभ, बहुत ही जल्दी बेटा। तभी बीच में समर, अब चलो जल्दी से क्योंकि अभी ऋष को वहां जाकर आधा घंटा रीति के भी इंस्ट्रक्शन सुनने होंगे। रिया, समर आपको भी ना हर वक्त मजाक ही करना होता है। समर, अच्छा सॉरी लेकिन अब चलो बहुत देर हो रही है। सभी बाहर आ जाता है। ध्वनि और देव भी साथ में एयरपोर्ट जाने की जिद करते हैं, इसीलिए एक कार में समर, सौरभ, ध्वनि और देव बैठते हैं और समर ऋषभ से कहता है वो रीति को पिक करते हुए दूसरी गाड़ी लेकर आ जाए और वापसी में वो कार सौरभ ले आएगा। फिर सभी एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। ऋषभ रीति को उसके घर से पिक करता है। रीति अंदर बैठते हुए, तुमने अपना सारा सामान रख लिया? ऋषभ, हाँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद, ऋषभ, अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी हो तो तुम बिना डरे ऋतिक भाई को या समर भाई को बता सकती हो, और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत लगे तो तुम सिर्फ एक कॉल कर देना। इतना कहकर वो एक नज़र रीति की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों में नमी थी। ऋषभ ने एक जगह साइड में गाड़ी रोक दी और रीति का हाथ खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। रीति, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो रही हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि आज के बाद हम कभी फिर से मिलेंगे ही नहीं। ऋषभ उसके माथे को चूमते हुए, पागल ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे और हमें अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। रीति उससे अलग होकर, अपना हाथ दो। ऋषभ, क्यों? रीति, अरे खा नहीं जाओगी तुम्हारा हाथ। ऋषभ, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रीति अपने बैग में से एक ओम का ब्रेसलेट निकालकर ऋषभ के हाथ पर बांध देती है। ऋषभ उस ब्रेसलेट को देखकर मुस्कुराते हुए, इसकी क्या जरूरत थी? रीति उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारकर, इसकी जरूरत थी और वादा करो कि तुम अपने हाथ से ये कभी नहीं निकालोगे और जब घर वापस आओगे तो यह मुझे तुम्हारे हाथ में इसी तरह से चाहिए, समझे? ऋषभ, हाँ मेरी माँ, समझ गया। रीति उसके करीब जाकर फोरहेड पर किस करते हुए, गुड। रीति, अच्छा अब चलो देर हो जाएगी। ऋषभ गाड़ी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में वो भी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं थोड़ी ही दूर पर सभी उनका वेट कर रहे थे। सौरभ उन दोनों के पास आकर, इतनी देर क्यों लगा दी? ऋषभ इंस्ट्रक्शन सुन रहा था। सौरभ, ओह तो भाई बिल्कुल सही थे। समर उनके पास आकर, बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा था मैं। थोड़ी देर सभी बातें करते हैं, फिर फ्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही ऋषभ फिर सबसे मिलता है। सौरभ उसके गले लगकर, शादी में आएगा ना? ऋषभ, शायद नहीं। सौरभ, फिर तू वापस आ जाए तभी मैं शादी करूँगा। ऋषभ, तू पागल हो गया है क्या? तू शादी कर लियो, फिर मेरे वापस आने के बाद सब मिलकर पार्टी करेंगे। सौरभ सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है। ऋषभ रीति की तरफ इशारा करते हुए सौरभ से, उसका ख्याल रखना। सौरभ हाँ में सिर हिला देता है। ऋषभ अब जाकर रीति को गले लगाता है और धीरे से कहता है, अपना ख्याल रखना।
रीति, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऋषभ उससे अलग होकर अंदर चला जाता है और बाकी सब भी एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। लेकिन रीति बार बार ऋषभ को पीछे मुड़कर देख रही थी। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक वो उसे देखती रही। बाहर निकलकर समर सौरभ से, सौरभ तुम रीति को घर छोड़ दो। तभी बीच में ध्वनि, भाई मैं भी रीति के साथ उस गाड़ी में आ जाती हूँ। समर, ठीक है तुम सब साथ में ही चले जाओ और मैं सीधा ऑफिस ही चला जाऊंगा। सौरभ, ठीक है भाई। इतना कहकर वो रीति की तरफ देखता है जिसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। समर सीधे ऑफिस निकल जाता है और बाकी सब दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। सौरभ ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद अपना फोन चेक करता है। उसमें ऋषभ के मैसेजेस होते हैं। वो मैसेजेस ओपन करके पढ़ता है। मैं जानता हूँ उसका मूड बहुत ही खराब होगा। तू रास्ते में उसे उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिला देना, उसका मूड एकदम सही हो जाएगा। सौरभ उसे ओके का मैसेज सेंड कर देता है। तभी ध्वनि, भाई अब चलो घर जाकर भाभी से चैट कर लेना। सौरभ, हाँ चल रहा हूँ। रास्ते में सौरभ गाड़ी रोक देता है। ध्वनि, भाई आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? सौरभ, तुम सबको आइसक्रीम खाना है? ध्वनि और देव खुश होते हुए, हाँ। सौरभ, ठीक है तुम सब यही बैठो, मैं अभी लेकर आया। सौरभ जाकर 4 आइसक्रीम लेकर आता है। ध्वनि और देव के लिए चॉकलेटी फ्लेवर, अपने लिए वेनिला और रीति के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। वो तीनों को उनकी आइसक्रीम दे देता है। रीति अपनी आइसक्रीम देखकर सौरभ से, तुम्हें कैसे पता कि? सौरभ उसकी बात बीच में ही काटकर, ऋष ने बताया कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिला दूं जिससे तुम्हारा मूड एकदम सही हो जाएगा। रीति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सौरभ रीति को उसके घर पर ड्रॉप करने के बाद ध्वनि और देव के साथ अपने घर निकल जाता है। रीति भी अब नॉर्मल हो गई थी। घर आकर उसने वीर के साथ बहुत मस्ती की। दूसरी तरफ ऋषभ 1 घंटे बाद दिल्ली में था। वो टैक्सी लेकर समर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक सोसाइटी थी और उसमें उसका फ्लैट 5वें माले पर था। वो लिफ्ट से होकर ऊपर गया और फ्लैट का दरवाजा खोला। समर ने पूरी तरह से वो फ्लैट सेट करवा दिया था। वो फ्लैट इतना बड़ा नहीं था, हाँ लेकिन छोटा भी नहीं था। ऋषभ ने पूरा फ्लैट देखा। उस फ्लैट में 2 कमरे थे और सब कुछ देखने के बाद वो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद उसने अपनी बैग में से सारी तस्वीरें निकालकर हॉल में लगा दी। उसकी नज़र एक तस्वीर पर गई जो उसकी और रीति की थी। ऋषभ ने वो तस्वीर अपने कमरे में बेड के साइड टेबल पर रख दी। ऋषभ ने अपना घर एकदम सेट कर दिया और फ्रेश होने के बाद उसने समर से और घर पर सबसे बात कर ली। उसके बाद उसने रीति को कॉल किया। पहले ही रिंग में रीति ने कॉल उठा लिया। ऋषभ, तो मैडम आप मेरे ही कॉल का वेट कर रही थी? रीति मजाक करते हुए, नहीं वो तो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कॉल का इंतज़ार कर रही थी। ऋषभ उसी अंदाज में, तो आप एक काम कीजिए, पहले आप उनसे बात कर लीजिए और हमें बाद में जब अभी आप फ्री हो तब कॉल कर लेना। इतना कहकर ऋषभ कॉल कट कर देता है। रीति कुछ बोलने को हुई तब तक फ़ोन कर चुका था। रीति अपने आप से जल पड़ा कहेगा। दूसरी तरफ ऋषभ फ़ोन हाथ में लेकर 1 2 3 तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। थोड़ी देर तक उसने फ़ोन को ऐसे ही बजने दिया, फिर वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से रीति, कॉल उठाने में इतनी देर क्यों की? ऋषभ, वो मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ इसीलिए सामने वाले अंकल की बेटी मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी, इसीलिए कॉल उठाने में देर हो गई। रीति, ओह वैसे मन ही मन रीति ने उसे बहुत सी गालियाँ दे दी थी। ऋषभ, अब मन में गालियाँ देना बंद करो, मैं बस मजाक कर रहा था। रीति जल्दी जल्दी में, तुम्हें कैसे पता? फिर अपनी जीभ दांत के नीचे दबा देती है। ऋषभ हंसते हुए, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा जानता हूँ। यह सुनकर रीति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। रीति, सुनो अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अब फाइनल एग्जाम में सिर्फ 4 महीने ही हैं। हम कभी कभार बात कर लेंगे, ठीक है? ऋषभ, हाँ लेकिन मेरा जब भी मन होगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे कॉल करने से मुझे कोई डिस्टर्ब होगा।
क्योंकि तुमसे बात करने के बाद एक अलग ही एनर्जी मिलती है मुझे। रीति उसकी बात सुनकर, अच्छा ठीक है बाबा। रीति, चलो अब फ़ोन रखो। और ऋषभ, और क्या? रीति, और लड़कियों से दूर रहना। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। ऋषभ इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर ऋषभ अपने आप से पूरी की पूरी नौटंकी है। तभी घर की बेल बजती है। ऋषभ बेल की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत एक एहसास मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।